हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट 4, जिसमें हम स्टडी करेंगे हाउ कैन यू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। तो स्टूडेंट, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। बेसिकली एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, मेटल्स का भी होता है, सॉल्ट का भी होता है। लेकिन यहाँ जो हम स्टडी कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे रिएक्शन में ही करेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप की रिएक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊंगा इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 इक्वल टू K2SO4 Fe2SO4 का होल थ्राइज MnSO4 और H2O। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का क्या होगा, या आपसे पूछा जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeSO4। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो आपको इस रिएक्शन में पूछा जाएगा कि भाई इक्विवेलेंट वेट किसका कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 है ना, इन एबव रिएक्शन जो मुझे दी गई है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, FeSO4 का। अब स्टूडेंट, इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। अब इंटरमॉलिक्यूलर क्यों है, उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे आप देख रहे हो कि मेरे पास KMnO4 है, और KMnO4 ऑक्सीडाइज होके कहां जा रहे हैं सर, Mn2 प्लस में जा रहा है, यानी कि MnSO4। तो आप देख रहे हैं कि यहां एलिमेंट तो 3 है, लेकिन ऑक्सीडाइज केवल एक ही हो रहा है, जो कौन है, Mn है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सर, कि यहाँ सर +7 है और यहाँ कितनी है, +2 है। सेम एज स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ FeSO4, तो FeSO4 में भी एलिमेंट तो 3 है, लेकिन ऑक्सीडाइज केवल कौन हो रहा है सर, एक ही हो रहा है, वो कौन है, आयरन। तो अगर स्टूडेंट पूरे मॉलिक्यूल में से पूरे मॉलिक्यूल में से एक एटम ही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करता है, तो उसके रेस्पेक्ट में उस रिएक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल में रिडक्शन होगा, यानी दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब मैंने कहा भाई KMnO4 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पर FeSO4 Fe2SO4 में अब मुझे कैलकुलेट करना है भाई कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। तो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो सर मॉलिक्यूलर वेट तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई KMnO4 में पोटेशियम का 39 होता है, और सर मैग्नीज का 55 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4, मतलब मेन मुझे क्या चाहिए, एन फैक्टर। अगर एन फैक्टर मुझे पता चल जाएगा, दैट मीन्स मेरा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इक्विवेलेंट वेट। तो आप देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो KMnO4 है उसका रिडक्शन हो रहा है +7 से +2। तो रिडक्शन जो हो रहा है स्टूडेंट नंबर का, तो जो एन फैक्टर है, एन फैक्टर, दिस इज द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिफरेंस कितना है, 7 - 2 कितना आ गया, 5। तो मेरा यहाँ पर KMnO4 के रेस्पेक्ट में डिफरेंस कितना आ गया, 5। तो अब आप कहेंगे कि सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 कितना आ जाएगा सर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 5। दिस इज द आंसर फॉर द KMnO4। अब मैंने कहा नहीं, मुझे तो FeSO4 का बताइए। तो आप कहेंगे सर FeSO4 के रेस्पेक्ट में क्या बना रहे हैं, Fe2SO4 का होल थ्राइज। तो सर यहाँ एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ +3 है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिफरेंस होगा सर, वही क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो एन फैक्टर है वो कितना आएगा, डिफरेंस ले रहे हैं तो 3 - 1 दैट इज द 1, हमेशा प्लस में ही लेना है। तो सर यहाँ पे 1 आएगा, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, कि मॉलिक्यूलर वेट किसका, FeSO4 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 आ गई। तो इस तरीके से हम इस टाइप की रिएक्शन में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें कॉन्सेप्ट है, इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। कई सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, जैसे K2Cr2O7 लिया मैंने, और मैंने आपसे कहा कि भाई मैं रिएक्शन करा रहा हूँ FeSO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और सेम मैंने प्रोडक्ट बना दिया K2SO4 Fe2SO4 का होल थ्राइज, Cr2SO4 का होल थ्राइज प्लस H2O, कोई डाउट ही नहीं है सर।
अब मैंने आपसे कहा भाई मुझे आप इक्विवेलेंट वेट बताइए K2Cr2O7 का, राइट। तो K2Cr2O7 के रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट वेट, तो आप कहेंगे कि सर ये तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर ही होगा, ये तो हम जानते ही हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, आप मॉलिक्यूलर वेट तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि हाँ सर हमें मॉलिक्यूलर वेट तो याद है, मेन हमें क्या चाहिए, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, जैसे K2Cr2O7 है तो यहाँ से केवल रिडक्शन किसका हो रहा है, क्रोमियम का। तो मैंने इसी के रेस्पेक्ट में इसके मॉलिक्यूल को जो प्रोडक्ट में प्रिपेयर हो रहा है मैंने उसको ले लिया, जो क्या है Cr2SO4 का होल थ्राइस। अब आप एक चीज देखो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये है जो मैं बताने वाला हूं। अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये, राइट, अगर मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिखता हूं ना तो ये लिख सकते हैं Cr2O7 2 - 2Cr3+, ठीक है ना, ये आयनिक वर्जन है ऊपर वाली रिएक्शन का। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस रिएक्शन में एन फैक्टर बताइए, तो कई सारे स्टूडेंट को क्या लगता है कि सर यहां पर जब आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि Cr2O7 2 - में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने 2 एटम x के रेस्पेक्ट में ले लिया, 7 - 2 = -2, तो 2x - 14 = -2 ले लिया, 2x कितना आ गया सर 12, तो x की वैल्यू 6। तो स्टूडेंट कई सारे स्टूडेंट यहां पे 6 ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि यहां Cr2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो मुझे यहां पर 2x के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करना है, ना कि 1 एटम के रेस्पेक्ट में। ये आप ध्यान रखना कि रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल हैं किसी भी एटम के स्टूडेंट, उन्हीं के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर लेना है, एटम का नहीं लेना। अब जैसे यहाँ Cr2 है तो 6 नहीं, यहां में कितना लेना रहेगा स्टूडेंट, कितना कंसीडर करेंगे 12। अब इधर जब 2 एटम के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल का ले रहे हैं तो यहां पर रेस्पेक्टिव 2 के रेस्पेक्ट में 6 आएगा, तो यहां 3 नहीं लेना है। तो अब जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आएगा सर, 6 आएगा। कई सारे स्टूडेंट यहां 3 आंसर करके गलत कर देते हैं। यानी अब अगर मैं आपसे कहता हूं इक्विवेलेंट वेट K2Cr2O7 का बताइए, तो अब आप कह देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2Cr2O7 डिवाइडेड बाई 3 नहीं 6, दिस इज द राइट। ऑप्शन में 3 भी होता है लेकिन वो गलत होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट। तो ये आपको मेन इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन में ध्यान रखना है कि भाई जितने रिएक्टेंट में एटम हैं उसके रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट वेट आएगा। अब स्टूडेंट इसके रेस्पेक्ट में मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनके आंसर भेज देना, राइट, करेक्ट है या नहीं वो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा। क्लियर। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं भाई Fe2SO4 का होल थ्राइस इट कन्वर्टेड इनटू FeSO4, तो मुझे इक्विवेलेंट वेट बताना है आपको Fe2SO4 का होल थ्राइस का क्या होगा, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। ऐसे ही स्टूडेंट मैं और भी एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया भाई KMnO4 और मैं इसको रिएक्शन करा रहा हूँ C2O4 2- के साथ एसिडिक मीडियम, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, मैं इसको आयनिक फॉर्म में ही ले लेता हूँ स्टूडेंट, तो मैं इसको आयनिक फॉर्म में ले लेता हूँ, आपके लिए आयनिक फॉर्म में ही ले लेता हूँ, और यहाँ बनेगा Mn2 + CO2 + H2O। आपको यहाँ इस रिएक्शन में बताना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ C2O4 2-। तो ये दोनों आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे इनके आंसर्स सेंड करना। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर की बात हुई स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट अब हमारे पास है इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होगी, पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। तो मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ और वो एग्जाम्पल है मेरे पास, ये देखिए, ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। FeH2O2 के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाता है Fe2O3 + SO2। आपसे कहा जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट बताइए किसका, FeH2 का। FeH2 का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके बताइए। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज अब आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और सल्फर की -2 है। सल्फर मतलब पायराइट है, राइट, पायराइट है, तो ये पेरोक्साइड के रेस्पेक्ट में रहता है, एक सल्फर की -1, तो दोनों की है सर -2। और आप इधर देखेंगे प्रोडक्ट में तो यहाँ आयरन की +3 होगी और यहाँ सल्फर की +4 होगी। क्या मीनिंग है कि सर एक मॉलिक्यूल है FeH2, कैसा मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, और एक ही मॉलिक्यूल के दोनों एटम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सर।
+2 से +3 भी ऑक्सीडेशन है और -2 से +4 भी ऑक्सीडेशन है। तो अगर किसी मॉलिक्यूलर रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल के दोनों एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। और इसका अब इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लीजिए। तो स्टूडेंट अब मुझे क्या करना है कि सर Fe2, तो पहले Fe की बात कर लेते हैं। ये किस में जा रहा है? Fe2O3 में। और सर एक सल्फर है S2 ये किस में जा रहा है? SO2 में। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया था कि यहाँ तो एक ही एटम है सर, तो प्रोडक्ट में भी एक एटम ही कंसीडर करना है। स्टूडेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट पर। तो रिएक्टेंट अगर एक है तो प्रोडक्ट भी एक ही के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो सर यहाँ पर Fe2 Fe3 में जाएगा, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि स्टूडेंट मेरे पास डिफरेंस आ गया 1। मैंने कहा भाई दोनों का डिफरेंस बता दो। आपने कहा सर डिफरेंस आएगा 1। मैंने कहा अब सेकंड रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ डिफरेंस कितना आएगा? तो अब आप ध्यान रखना, जैसा कि मैंने प्रीवियस अभी एक एग्जाम्पल में बताया कि S2 है जिसकी -2 है और यहाँ एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो अगर रिएक्टेंट में 2 एटम ले रहे हैं, आप ध्यान से सुनना स्टूडेंट, रिएक्टेंट में 2 एटम है तो प्रोडक्ट में भी 2 होने चाहिए। और इसके रेस्पेक्ट में अब जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो 8 आएगा और यहाँ -2। तो अब जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 10 का। अब जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 10 का। यानी कि टोटल नंबर कितना हुआ? 11, यानी n फैक्टर 11 है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeS2 आप कहेंगे सर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ FeS2 डिवाइडेड बाई 11। क्लियर है? तो स्टूडेंट इसके भी एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं जो आपको करना रहेगा, राइट। तो एक तो मेरे पास है FeC2O4, ठीक है ना, ये बना रहा है Fe3+ और CO2। इक्विवेलेंट वेट किसका कैलकुलेट करना है? FeC2O4 का। मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजना, राइट। तो ये भी कैसी रिएक्शन है? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो अब आपको ही पहचानना रहेगा एग्जाम में। तो ये तो अभी मैं टॉपिक वाइज ले रहा हूं तो आपको आइडिया लग रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट कौन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो सर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या रहेगा? तो देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पहले होगी कौन सी वो पहचान लेते हैं अपन। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ भी समझा रहा हूँ। जैसे Br2OH- है और ये कन्वर्ट हो रहा है BrO3- में और Br- में और H2O में। अब एक चीज देखो आप यहाँ पर कि सर Br2 तो 0 है और यहाँ Br की कितनी होगी? +5 और यहाँ Br की कितनी है? -1। तो देख रहे हैं Br2 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Br2 का ही क्या हो रहा है? रिडक्शन। यानी कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी, तो उसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब आपसे पूछा जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br2। तो अब आपको क्या करना है? ध्यान से देखना, साथ बने रहना। आपको क्या करना है? पहले अलग अलग लिख लो। Br2 किस में जा रहा है सर? BrO3- में। और Br2 किस में जा रहा है सर? Br- में। तो देखो फिर से वही चीज, सर यहां Br2 मॉलिक्यूल है तो यहां प्रोडक्ट में भी 2 के रेस्पेक्ट में हम कंसीडर करेंगे। तो इसलिए 2 एटम के रेस्पेक्ट में यहां पर 10 आएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया सर? 10 आ गया। तो मैं यहां लिख रहा हूं m/10। m मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Br2। मैं यहां लिख देता हूं m क्या है? m इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Br2, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं ना, तो मुझे एवरेज लेना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? m। मतलब एवरेज का मतलब यहाँ स्टूडेंट ये नहीं कि डिवाइड बाई 2 भी करना है, मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। एक में ऑक्सीडेशन है, एक में रिडक्शन। क्लियर? तो m*/10। अब सेकंड वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है? इसमें तो ऑक्सीडेशन हो रहा था सर, इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे 2 के रेस्पेक्ट में 2 आ गया, तो यहाँ पे 0 और यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है सर? -2 का। तो डिफरेंस ऑल ओवर कितना हुआ? 2। तो इसका आ गया m/2। तो ये आ गया ऑक्सीडेशन और ये आ गया रिडक्शन। ये स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि भाई ये मॉलिक्यूलर वेट Br2 का है। तो अब मैंने अगर आपसे कहा कि भाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br2 बताओ, तो आप क्या कहेंगे? सर m/10 + m/2। तो ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास, कितना आ जाएगा? 6m/ कितना आ जाएगा सर? 10। यानी कि ये आ गया 3m/5। दिस इज द आंसर।
क्लियर है? तो इस तरीके से स्टूडेंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज़ को, इक्विवेलेंट वेट को। क्लियर है? कोई डाउट या दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट मी, और उसके बाद भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट। थैंक यू।